महोदय, आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, हेजिंग के क्षेत्र से जुड़े रहे, जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े रहे, ALM थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन से जुड़े रहे, पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट फाइनेंस करने में आपको 32 साल का एक अनुभव है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 15 सालों तक आपने राज्य और दोनों निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली परियोजनाओं के क्षेत्र में काम किया। उच्च वोल्टेज और सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के क्षेत्रों में काम किया। 2006 से आप शुरू में मुंबई में REC में शामिल हुए और बाद में आप मुख्यालय चले आए। आप पिछले 17 सालों से पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग विशेषज्ञ रहे हैं। आपने पावर सेक्टर परियोजनाओं के तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन का प्रबंधन किया और कई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का बीड़ा भी उठाया। पिछले कुछ वर्षों में आपने राज्य संचालन के साथ साथ निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन, उत्पादन, T&D और नवीकरण के लिए व्यवसायिक प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। आप हेजिंग, जोखिम, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ALM आदि जैसे विषयों से संबंधित समितियों के सदस्य रहे। आपने विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और बिजली उपयोगिताओं के निजी डेवलपर्स, RBI और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आपने बिजली क्षेत्र परामर्श सेवाओं में काम करने वाली REC सहायक कंपनी RECPDCL के CEO के रूप में भी कार्य किया। उपरोक्त के अलावा REC की CSR विंग, REC फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में आपके नेतृत्व में भारत में खेलों के उत्थान में राष्ट्रव्यापी पहल के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा है। आप व्यवसाय, विकास, राजनीति, समन्वय कार्यों के लिए REC के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर 2023 से आप कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं और नराकाश के मंच से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष नराकाश महोदय का ये छोटा सा परिचय हमारे नराकाश अध्यक्ष महोदय का। श्री संजय गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप IRSS हैं। आपने भारत सरकार की सेवा में रहते हुए कितने ही कार्य हैं जो आपने किए और आज के डेट में आप सेंट्रल कॉलेज के CMD भी हैं और उसके साथ साथ अगर मैं ये भी कहूँ आप रेलवे भंडार सेवा 93 बैच के अधिकारी हैं। आपने सेवा काल में वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को द्विभाषी बनाने संबंधी कार्य किए हैं। आपने विधि और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य करते हुए एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जिसको लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम नाम दिया, यानी विधि, सूचना और प्रबंधन और ब्रीफिंग की प्रणाली को कार्यान्वित किया। वर्तमान में आप वस्त्र मंत्रालय द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी और बाजारों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही समर्थ नामक योजना का कार्य भी देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री अजय गुप्ता साहब, IRSS। अभी हाल ही में हमारे कार्यालय बाइलेट पिछले महीने ही हमारा इस नराकाश का सदस्य बना और मुझे इस बात की बहुत खुशी है यह कहते हुए कि बाइलेट के प्रबंध निदेशक महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार MD बाइलेट।
साथ साथ एक कंपनी जो पहले पोसोको के नाम से जानी जाती थी और अब उस कंपनी का नाम ग्रिड इंडिया रख दिया गया है। ग्रिड इंडिया के CMD सर SR नरसिम्हन साहब हमारे बीच उपस्थित है मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसे स्टेट में जन्म लिया जिसमें हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी गई संविधान, उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में रह के अपने व्यक्तित्व में इतना निखार लाए और राजभाषा के क्षेत्र में इतना निखार लाए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार के हिंदी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्री M नागराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना ही नहीं, आपने राष्ट्रीय स्तर के राजभाषा के मंच को भी साझा किया और वहां पर अपना वक्तव्य भी दिया था और वहाँ 8000 लोग थे पुणे में। उन्होंने साहब के अभिभाषण को स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया और यहाँ कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो और फाइनेंस ठीक ना हो, पैसा ना मिले तो कार्यक्रम कैसे करेंगे। इसलिए हमारी एक जो बहुत बड़ी कहते हैं बीच की एक पावर है, हमारे डी गुहन साहब, निदेशक वित्त साहब, आपके करकमलों से, आपके आशीर्वाद से ये नरकाच इतने आगे बढ़ी कि आज भी हमें किसी प्रकार का फाइनेंस संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं है और इनकी मेहरबानी से ही आज तक कितने कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर पाए। आपका बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत है डी गुहन साहब। हमारे बीच एक शख्सियत आने वाली थी जिन्होंने पूरी दिल्ली तो क्या पूरे भारत में यातायात को सुगम बनाने के लिए अपना योगदान दिया। पहले तो इंजीनियर साहब थे श्रीधरन साहब और उनके बाद में जो अगला कार्यभार संभाल रहे हैं श्री विकास कुमार साहब हैं, जो आना था उनको, लेकिन उनकी एक JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मीटिंग अचानक आई, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो सके हमारे बीच में। उनके स्थान पर मैडम श्रीमती जयश्री शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि GMHR हैं DMRC में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम इस स्वागत श्रृंखला से आगे बढ़ते हुए 5 मिनट जरूर लेना चाहूंगा कुछ हिंदी के संबंध में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान में लाना चाहूंगा, जिस हिंदी के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं उस हिंदी के लिए शुरुआती दौर में बचाना चाहूंगा। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। अंग्रेजों ने फुट डालो शासन करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग को 1906 में ही मान्यता दी। प्रमुख नेता के रूप में थे उन्होंने 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक मुस्लिम लीग में काम किया। साहब की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक आजाद देश दे दिया जाए जहां सभी मुस्लिम परिवार अपने मुताबिक रह सकते। जिन्ना साहब की यह भी इच्छा थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक नहीं था। तृतीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। इस विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब भारत फायदे का सौदा नहीं रह गया।
इसी के मद्देनजर देखिए, इसी के मद्देनजर 2 जून 1947 को आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लुईस माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत की और इस बातचीत में नेहरू भी थे और जिन्ना भी थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन का यह प्लान पास हो गया जो हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान के विभाजन का था। 4 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि हम हिंदुस्तान को आजादी दे तो रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह 2 हिस्सों में विभाजित होगा। इसी विभाजन के संबंध में 2 जून को सभी समुदाय के बीच आपस में सहमति भी बन चुकी है। ये बात में जो आपको बता रहा हूं, इस बात का संबंध लास्ट में राजभाषा से जुड़ेगा, आप देखना। तो उसी प्लान के तहत यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप ये बताइए कि आप भारत को पूर्ण रूप से सत्ता किस दिन सौंपेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने आनंद फानंद में बोला कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर। पूछा गया 15 अगस्त ही क्यों, तो उन्होंने बोला 15 अगस्त 1945 को 2 साल पहले जापान पर हमने विजय पताका हासिल की, इसलिए हम भारत को भी 2 साल के बाद में आजादी दे रहे हैं। आज भी आपने सुना और देखा होगा विजय, विक्ट्री ओवर जापान। ये है देश को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए सर साइरिल रेडक्लिफ को भी भारत बुलाया गया, जो कि वहां के बहुत बड़े वकील थे ब्रिटेन के। उन्होंने एक बीच में रेखा खींची भारत और पाकिस्तान की। उनको ये पता नहीं था कि इस रेखा को खींचने के बाद में क्या होगा, कौन सा परिवार भारत में जाएगा, कौन सा परिवार पाकिस्तान में जाएगा, कितने लोग की संपत्तियों का नुकसान होगा, कितने लोग की जान माल का नुकसान होगा। अगर मैं बताऊं तो 15 अगस्त 1947 को ये पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। और 17 अगस्त को सीमाओं का विभाजन हुआ। 35 करोड़ की आबादी वाला देश भारत 100 करोड़ से भी ज्यादा, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा। 3 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। 72,026 मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। 72% हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 60 दिनों के भीतर 10 से 15 लोग मारे गए। कैसा मंजर हुआ होगा उस समय, ये सोचिए। और उसके साथ साथ बंटवारे की अगर बात करूं तो लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में रखी हुई भी एक पुस्तक का भी बंटवारा किया गया। कुल संपत्ति का 80-20 के बीच में अनुपात में विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। दिल्ली के प्रिंसेस पार्क रायसीना हिल में जो है तिरंगा बरंगा फहराया गया। 15 दिसंबर 1946 में संविधान सभा जो है हमारे 2 हिस्सों में बट गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान सभा। भारतीय संविधान में 299 लोग थे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को 2 राष्ट्र अलग अलग बट गए और उसके बाद में 14 अगस्त को आज भी पाकिस्तान में जो है सत्ता परिवर्तन की रस्में निभाई जाती है। और 15 अगस्त को यहाँ और दोनों जगह ही लॉर्ड माउंटबेटन उपस्थित रहे। और अब देख लीजिए कि देश को चलाने के लिए कुल 17 समितियां बनी उस समय। कुछ समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कुछ के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन 17 समितियों में से एक समिति संविधान निर्माण समिति थी और संविधान निर्माण समिति के समक्ष 7635 संशोधन आए, जिनमें से केवल 2437 संशोधन पर ही चर्चा की गई और संविधान तैयार करके 25 अगस्त 1949 को इसकी आखिरी बैठक हुई। 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में यह संविधान हमारा तैयार हुआ और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है।
26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बताएं, आज की तिथि में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। इसी संविधान का भाग 17 राजभाषा को प्रदर्शित करता है। संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को एक मत से यह निर्णय ले लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में आप सभी को मालूम है राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। और राष्ट्रपति महोदय के आदेश भी हैं 1960 के, राजभाषा अधिनियम 1963 भी है।